हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के गठन के विषय में। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद का पहला सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, और ये आम जनता का प्रतिनिधि सदन है। सिद्धांत रूप में ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की बात कही जाती है, वास्तव में कॉमन्स सभा की संप्रभुता ही होती है, क्योंकि कानून बनाने से लेकर कार्यपालिका को नियंत्रित करने तक के क्षेत्र में कॉमन्स सभा निर्णायक अधिकार रखती है। खासतौर से 1911, 1949, 1999, 2005 और 2009 में जो संसदीय अधिनियम पारित किए गए, उन अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्ति में कटौती कर दी गई और लॉर्ड सभा की शक्ति में कमी के साथ साथ कॉमन्स सभा की शक्ति में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती चली गई। इसलिए सर रॉबर्ट वॉलपोल ने हाउस ऑफ कॉमन्स की महत्ता को इंगित करते हुए कहा था, जब भी कोई मंत्री संसद से सलाह लेता है तो वो कॉमन्स सभा से ही सलाह लेता है, और जब भी सम्राट संसद को भंग करता है तो कॉमन्स सभा को ही भंग करता है। तो संसद की संप्रभुता कॉमन्स सभा में निवास करती है। इस कॉमन्स सभा का गठन कैसे होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। गठन में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत प्रश्न जो उपस्थित होता है किसी भी सदन के विषय में, वो है उसकी सदस्य संख्या। जहां तक कॉमन्स सभा की सदस्य संख्या का प्रश्न है, इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती। क्यों? क्योंकि समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होता रहता है और इस कारण इसकी सदस्य संख्या बदलती रहती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 650 है और इन 650 प्रतिनिधियों में से सर्वाधिक प्रतिनिधि इंग्लैंड से आते हैं, बाकी स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड से चुनकर आते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटेन के वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। एक्सक्यूज मी। 1969 में एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त स्त्रियों और पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है। शुरू में कॉमन्स सभा के सदस्यों का निर्वाचन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता था, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे सदस्य चुनकर कॉमन्स सभा के लिए जाते थे। किंतु 1948 में एक नियम बनाया गया और जिस नियम के तहत वहां कॉमन्स सभा के सदस्यों का चुनाव एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता है। जैसे हमारे देश में लोकसभा का चुनाव एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता है, वैसे ही ब्रिटेन में भी कॉमन्स सभा के चुनाव में ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। जितनी सीटें हैं पूरे देश को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है। ये निर्वाचन साधारण बहुमत की प्रणाली के आधार पर होता है, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। यानी वही कैंडिडेट चुनाव जीतता है कॉमन्स सभा का जिसको अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का सबसे ज्यादा संख्या में मत प्राप्त हुआ। भारत में भी इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। 1872 से कॉमन्स सभा के चुनाव में गोपनीय मतदान की प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके अलावा पागल, अपराधी, देशद्रोही या विदेशी लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया है। चुनाव में जो लोग गैर कानूनी कार्य करते हैं
उन नागरिकों को 5 वर्ष के लिए मताधिकार से वंचित करने की व्यवस्था ब्रिटेन में की गई है। इस तरह से सदस्यों का निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर और सामान्य बहुमत की प्रणाली के आधार पर। प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं कॉमन सभा के सदस्य ब्रिटेन के मतदाताओं के द्वारा। अब कॉमन सभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या है? सबसे पहली योग्यता जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है वो है कि ब्रिटेन का नागरिक होना जरूरी है कॉमन सभा का सदस्य बनने के लिए, और कम से कम 20 वर्ष की उम्र का होना जरूरी है। इसके साथ साथ प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए मतदाता सूची में नाम होना भी जरूरी है, यानी बिना मतदाता हुए कोई व्यक्ति कॉमन सभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, कॉमन सभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके लिए इसके साथ साथ ये भी एक योग्यता घोषित की गई है कॉमन सभा की मेंबरशिप के लिए कि कैंडिडेट को देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वही व्यक्ति कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, उसका सदस्य बन सकता है जो ब्रिटिश राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। कॉमन सभा योग्यता अधिनियम 1957 में पारित किया गया, जिसके अनुसार लॉर्ड सभा के सदस्य उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड चर्च के पादरी या रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी, इंग्लैंड या ब्रिटेन के पीयर्स, नगरों के मेयर्स, सरकारी कर्मचारी या सरकार से प्रत्यक्ष रूप में लाभ लेने वाले व्यक्ति कॉमन सभा के सदस्य नहीं हो सकते। लोगों को उसकी सदस्यता के लिए योग्य घोषित किया गया है योग्यता अधिनियम के अनुसार। तो इस तरह से निर्वाचन होता है और इस तरह से योग्यताएं निर्धारित की गई है कॉमन सभा का मेंबर बनने के लिए। हालांकि भारत की तरह वहां भी कॉमन सभा का सदस्य बनने के लिए निवास की योग्यता को अनिवार्य नहीं किया गया है, यानी एक कैंडिडेट जो कॉमन सभा का सदस्य बनना चाहता है वो देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जा सकता है। उसके लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना जरूरी नहीं है जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहता है। और इस व्यवस्था के पीछे मान्यता ये है कि एक बार चुने जाने के बाद कॉमन सभा का प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधि नहीं होता बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है। हालांकि ब्रिटेन की जो निर्वाचन पद्धति है, आम चुनाव की जो पद्धति है, कॉमन सभा के चुनाव की पद्धति है, उसकी आलोचना भी की जाती है और ये कहा जाता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाने के कारण कई बार ऐसा होता है कि मतदाताओं का अधिक वोट प्रतिशत प्राप्त करने वाले दल की सरकार नहीं बन पाती और कम वोट प्रतिशत के साथ ज्यादा सीटें कॉमन सभा में जीत लेने के कारण किसी अन्य दल की सरकार बन जाती है। ऐसा दल जिसको मतदान प्रतिशत जिसका बहुत कम है लेकिन सीटें उसे ज्यादा मिल गई है। जैसे 1974 के चुनाव में यद्यपि अनुदार दल ने मजदूर दल से अधिक मत प्रतिशत प्राप्त किए थे, लेकिन कॉमन सभा में मजदूर दल को 301 स्थान प्राप्त हुए जबकि अनुदार दल को केवल 296 स्थान ही मिले, जिसके कारण सरकार मजदूर दल की बनी।
इस व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं की मत प्रतिनिधित्व विहीन रह जाती है। कॉमन सभा के सदस्यों का वेतन क्या होगा? उन्हें कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होंगे? इसके लिए व्यवस्था की गई है कि उन्हें वेतन दिया जाएगा उनके पद के अनुसार। ये व्यवस्था लॉर्ड सभा की व्यवस्था के विपरीत है। हालांकि कॉमन सभा के सदस्यों को भी वेतन देने की शुरुआत 1912 में ही हुई। उससे पहले उन्हें भी लॉर्ड सभा के सदस्यों के समान ही वेतन भत्ता प्राप्त नहीं होता था। 1965 से कॉमन सभा के सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। कम से कम 10 वर्षों तक हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य रहने पर 65 वर्ष की उम्र के बाद सदस्यों को पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त कॉमन सभा के मेंबर्स को कार्यालय का खर्च या देश की राजधानी में रहने के लिए निर्वाह भत्ता दिया जाता है। निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है और लॉर्ड सभा के सदस्यों के समान ही कॉमन सभा के सदस्यों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे उन्हें भी सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूसरे, ये भी विशेषाधिकार कॉमन सभा के सदस्यों को प्राप्त है कि जब सदन की बैठक शुरू हो रही हो, बैठक शुरू होने के 40 दिन पहले और बैठक समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी भी दीवानी मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फौजदारी मामलों में तो गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि फौजदारी मामलों का संबंध हत्या से, आगजनी से, लूटपाट से होता है। ऐसे मामलों को संवेदनशील मानते हुए वहां पर तो कॉमन सभा के सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर इन मामलों में उसकी संलिप्तता पाई जाती है। लेकिन अगर कोई दीवानी मुकदमा उसके विरुद्ध बन रहा हो, दीवानी मुकदमा यानी संपत्ति का लेन देन, समझौतों का पालन, नागरिकों के आपसी संबंधों से जुड़े जो विवाद होते हैं, जो दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं, उन मामलों के अंतर्गत अगर कॉमन सभा का कोई सदस्य अभियुक्त दिखाई देता है तो अभियुक्त होने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जब सदन की बैठक शुरू होने वाली हो उसके 40 दिन पहले तक और समाप्त हो गई हो उसके 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी दीवानी मामले में। इसके साथ साथ जो सदन के सदस्य हैं वो स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य सीधे सम्राट से मिल सकते हैं, लेकिन कॉमन सभा के सदस्यों को अगर सम्राट तक बात पहुंचानी हो वो स्पीकर के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। कॉमन सभा अपनी कार्यवाही गुप्त रख सकती है। सदन के विशेषाधिकारों को उल्लंघन करने पर सदन स्वयं उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ये संपूर्ण सदन का विशेषाधिकार है। अगर कोई सदस्य सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो गया है, उसकी अयोग्यता के विषय में सदन स्वयं ही निर्णय करता है और इस आधार पर उसका चुनाव रद्द कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉमन सभा का चुनाव जीतकर उसकी सदस्यता प्राप्त करता है, लेकिन जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कानून के द्वारा, उन योग्यताओं में से कोई योग्यता अगर उसके साथ नहीं रहती या जो अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं, लाभ के पद पर कोई व्यक्ति है या लॉर्ड सभा का मेंबर है, वो कॉमन सभा का सदस्य नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कॉमन सभा स्वयं ही ये निर्णय करती है कि उस सदस्य को
सदन का सदस्य बनाए रखा जाए या उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, या अगर ये प्रकाश में आता है कि उसका जो इलेक्शन हुआ है उस चुनाव में उसने कोई धांधली की है या भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीता है, तो ऐसी स्थिति में भी कॉमन सभा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। कॉमन सभा का एक सदन के रूप में कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल संविधान के द्वारा 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि आवश्यकता के अनुसार इसमें वृद्धि की जा सकती है या समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। 2011 में जो संसदीय अधिनियम बनाया गया उसके अनुसार कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केवल 2 स्थितियों में ही उसे समय से पहले भंग करने की सलाह सम्राट को दे सकता है। कौन सी 2 स्थितियां? यदि संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया हो और 14 दिन के भीतर कोई वैकल्पिक सरकार न बन पाई हो, कोई दूसरी सरकार न बन पाई हो, ऐसी स्थिति में सम्राट को सलाह दी जा सकती है कि वो कॉमन सभा को भंग कर दे। या दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब संसद ने समय से पूर्व कॉमन सभा के चुनाव का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दिया हो, खुद संसद ने इस बात का प्रस्ताव पारित किया हो कि कॉमन सभा को भंग करके नया चुनाव कराया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में भी सम्राट कॉमन सभा को 5 वर्ष की अवधि से पहले ही भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह। सदन का कार्यकाल बढ़ाने वाला विधेयक कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लॉर्ड सभा में नहीं। अगर परिस्थितियां ऐसी बनी हो कि चुनाव करवाना संभव ना हो, ऐसी स्थिति में जो मौजूदा कॉमन सभा है उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ऐसा विधेयक लॉर्ड सभा के द्वारा पारित किया गया हो, लॉर्ड सभा में पेश किया गया हो और उसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो। इसकी प्रस्तुति लॉर्ड सभा में ही हो सकती है, कॉमन सभा में नहीं। जैसे 2005 में हमने देखा कि मई महीने में संसद को भंग कर आम चुनाव करवा लिए गए, जबकि सदन का कार्यकाल जून 2006 को समाप्त होना था। कॉमन सभा की जो बैठकें हैं वो लॉर्ड सभा के साथ ही वेस्टमिनिस्टर पैलेस में होती हैं और इसकी बैठकें सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाई जाती है। वर्ष में कम से कम एक बार इसका अधिवेशन जरूर होना चाहिए और जरूरत के अनुसार अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। सदन की बैठक सप्ताह के प्रथम 4 दिन सोमवार से गुरुवार तक 2:45 के बाद प्रारंभ होती है और शुक्रवार का दिन निजी प्रस्तावों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सप्ताह के प्रथम 4 दिन दोपहर से पूर्व का जो समय होता है 2:45 से पहले का, वो समय समितियों के कार्यों के लिए रखा जाता है। आप जानते हैं कि हर देश में जो भी संसद के सदन होते हैं वो विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं। ब्रिटेन में भी समितियों के माध्यम से कॉमन सभा कार्य करती है। नाना विषयों, नाना समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां सदन का जब अधिवेशन चल रहा होता है तो प्रथम 4 दिन 2:45 से पहले की अवधि में कार्य करती है। सदन का अधिवेशन शुरू होने के लिए, चलने के लिए गणपूर्ति 40 सदस्यों की उपस्थिति रखी गई है। यानी जब तक 40 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे कॉमन सभा के, तब तक इसका अधिवेशन, इसकी बैठक आरंभ नहीं हो सकती।
कॉमन सभा की बैठकों की अध्यक्षता एक स्पीकर के द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव कॉमन सभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। जब भी नई कॉमन सभा चुनकर आती है तो सबसे पहले उसकी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में सर लिंडसे हॉयले नवंबर 2019 से कॉमन सभा के स्पीकर है। कॉमन सभा का जो स्पीकर होता है ब्रिटिश कॉमन सभा का, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए और निष्पक्षता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्पीकर का ये पद ब्रिटेन में 1496 से ही चला आ रहा है और इस पद का ऐतिहासिक महत्व है। थॉमस हंगरफोर्ड कॉमन सभा के पहले स्पीकर थे। 1919 में लंदन गजट में की गई व्यवस्था के अनुसार स्पीकर का पद लॉर्ड प्रेसिडेंट के बाद आता है। गॉर्डन ने स्पीकर के पद के विषय में लिखा है कि ब्रिटिश स्पीकर का पद, कॉमन सभा के स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मान पद, गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्य वाले पदों में से एक है। बेशक कॉमन सभा का जो स्पीकर है वो कॉमन सभा का सदस्य दलीय चुनाव के आधार पर बनता है, यानी वो जो इलेक्शन लड़ता है कॉमन सभा का मेंबर बनने के लिए, वो किसी न किसी दल के उम्मीदवार के रूप में लड़ता है। लेकिन एक बार स्पीकर बन जाने के बाद उसके द्वारा दलगत निष्ठा का त्याग कर दिया जाता है और अब वो पूरे सदन का अध्यक्ष होता है। इस लिहाज से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है कि सदन के सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके, सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा, उनके विशेषाधिकारों की रक्षा हो सके। स्पीकर क्या कार्य करता है? वो अध्यक्षता तो करता ही है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और इस अधिवेशन में इस दिन कौन से विषय विचार के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, इसकी प्राथमिकता वही तय करता है। पूरे वाद विवाद संचालन और नियंत्रण उसके द्वारा किया जाता है। हालांकि वाद विवाद के संबंध में कुछ परंपराएं विकसित हुई हैं, लेकिन इस विषय में अंतिम निर्णय स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि स्वतंत्र सदस्यों को, यानी जो किसी पार्टी से चुनकर नहीं आए हैं, जो किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं रहे हैं, ऐसे सदस्यों को, जो अच्छे वक्ता हैं या ऐसे सदस्य जो अल्पमत में हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके। इस बात का स्पीकर पूरा पूरा ध्यान रखता है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष स्पीकर की हैसियत से। वाद विवाद को नियंत्रित करने के लिए स्पीकर कंगारू समापन का प्रस्ताव ला सकता है, जिसका मतलब है कि स्पीकर किसी विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं तक ही वाद विवाद को सीमित कर सकता है। कोई विधेयक बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत विस्तार पूर्वक उसमें उस कानून से संबंधित बातें लिखी जाती हैं, कायदे से उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए सदन के भीतर। लेकिन अगर स्पीकर को ऐसा लगता है कि सदन के पास समय कम है, तो ऐसी स्थिति में वो कंगारू समापन का प्रस्ताव ला सकता है। ये कह सकता है कि विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाए और जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको छोड़ दिया जाए, ताकि समय रहते इस विधेयक पर चर्चा हो सके और इस विधेयक को कानून का रूप दिया जा सके। इस तरह से वाद विवाद को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण अधिकार से आता है, जो अपनी तरह का उसका अनोखा अधिकार है। इसके साथ साथ स्पीकर सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और
परंपरा के अनुसार माना जाता है कि अगर सदन में स्पीकर खड़ा हो जाए तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता, यानी अनुशासन अपने आप ही बन जाता है सिर्फ उसके खड़ा होने से। डिज़रायली ने इसी को इंगित करते हुए लिखा कि अध्यक्ष की जो पोशाक है उसकी खड़खड़ाहट ही सदन में हर गड़बड़ को शांत करने के लिए पर्याप्त होती है। स्पीकर को इस बात का भी अधिकार है कि अगर कोई सदस्य अनुशासनहीन कर रहा है, स्पीकर उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है और बहुत ज्यादा अनुशासनहीन सदन में होने पर पूरे सदन की कार्यवाही ही निलंबित की जा सकती है। आप अक्सर सुनते हैं कि हमारे देश में भी सदन में किसी विधेयक पर या किसी मुद्दे पर इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि सदन कई बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सदन में अनुशासन बनाए रखने का स्पीकर का अधिकार है ग्रेट ब्रिटेन में। इसके साथ साथ वो सदन से जुड़े जो भी नियम होते हैं उनकी व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। एक अध्यक्ष जिस तरह की व्याख्या करता है, जिस तरह के नियम स्थापित करता है, दूसरे अध्यक्ष के लिए वो एक परंपरा बन जाती है। सॉरी। इसके साथ साथ स्पीकर वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का कार्य करता है। विधेयक कई तरह के होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण होता है वित्त विधेयक, जिसका संबंध करों को उगाहने या करारोपण करने या किसी तरह के खर्च की अनुमति देने से होता है। कोई विधेयक वास्तव में वित्त विधेयक है या नहीं है, इस बारे में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो अंतिम निर्णय स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। स्पीकर को एक महत्वपूर्ण अधिकार ये भी प्राप्त है कि किसी भी विषय पर, किसी भी विधेयक पर अगर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर बराबर संख्या में वोट पड़ जाए, जिसको टाई पड़ना कहते हैं, ऐसी स्थिति में विधेयक के भाग्य का फैसला स्पीकर के एक मत से होता है। स्पीकर का एक मत पक्ष की तरफ भी पड़ सकता है, विपक्ष की तरफ भी पड़ सकता है। जिधर भी वो पड़ेगा विधेयक का निर्णय उसी तरफ होगा। विधेयक का निर्णय करने वाले मत के प्रयोग का अधिकार स्पीकर को प्राप्त है, इसीलिए उसके इस मताधिकार को निर्णायक मताधिकार कहते हैं। इसके साथ साथ स्पीकर को किसी विधेयक पर गहनता पूर्वक विचार करने के लिए किसी समिति के पास भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। 1945 से स्पीकर, कॉमन सभा का स्पीकर सीमा आयोग का अध्यक्ष है, जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन होता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने वाला जो आयोग है उसका अध्यक्ष स्पीकर होता है। वो सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा भी करता है। अगर किसी बाहरी सदस्य के द्वारा विशेषाधिकारों का हनन किया जाता है तो स्पीकर उसे ऐसा करने से रोकता है। वो सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सदन तथा सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। कॉमन सभा के सदस्य सीधे सम्राट से नहीं मिल सकते, वो स्पीकर के माध्यम से ही मिल सकते हैं। और स्पीकर अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न करता है। ऑगर जिंक ने उसकी निष्पक्ष स्थिति विषय में लिखा, वो सभा के अंदर ही नहीं अपितु बाहर भी दलबंदी की छाया से अलग रहता है।
सार्वजनिक रूप से वह दलगत प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करता, अपने दल की सभा में कभी नहीं जाता अध्यक्ष बनने के बाद, और दल के पदाधिकारियों से कोई संपर्क नहीं रखता। राजनीतिक क्लबों में भी कभी कदम नहीं रखता, यहाँ तक कि वो अपने पुनः निर्वाचन के लिए भी कोई अभियान नहीं चलाता, कोई प्रचार नहीं करता। इस तरह से दलगत निष्पक्षता से युक्त है कॉमन सभा का स्पीकर। इसीलिए उसके पद का ब्रिटिश राजनीति में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विशेष सम्मान है, विशेष महत्व है। कॉमन सभा के पदाधिकारियों में स्पीकर के साथ साथ कुछ दलीय सचेतक भी होते हैं, जो सदन के अंदर अपने दल के सदस्यों को अनुशासन में बनाए रखने का कार्य करते हैं। सत्तारूढ़ दल का जो मुख्य सचेतक होता है वो संसदीय सचिव होता है, जिसे राजकोष से वेतन मिलता है। सदन का मुख्य सचेतक हमेशा प्रधानमंत्री के निकट संपर्क में रहता है और सदन में उसके जो दल के सदस्य हैं उनके व्यवहार को वही निर्देशित करता है। व्हिप जारी की जाती है किसी विधेयक पर जब मतदान हो रहा होता है, और जो व्हिप पार्टी की व्हिप होती है, मुख्य सचेतक होता है, वो दल के सदस्यों को निर्देशित करता है कि विधेयक के पक्ष में वोट दिया जाए या विपक्ष में वोट दिया जाए। इस विषय पर अब कितना बोला जाए, इस मामले में भी व्हिप जारी की जाती है और सदन के सदस्यों को, उस दल के सदस्यों को खासतौर से उस व्हिप का पालन करना पड़ता है। अगर वो व्हिप का पालन नहीं करेंगे तो दलीय अनुशासन इतना कठोर होता है कि उसका खामियाजा संबंधित सदस्य को आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, उसका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग सकता है। खासतौर से जो मुख्य सचेतक होता है उसकी भूमिका इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए केर ने उसे प्रधानमंत्री की बाह, आंख और कान कहा है। इस तरह से कॉमन सभा का गठन